वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के जियोग्राफी के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है मृदा। तो आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। मृदा क्या है? वास्तव में धरातल की जो सबसे पतली और ऊपरी परत होती है जिसमें हम कृषि संबंधी कार्य करते हैं उसे ही मृदा कहा जाता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। आप इसको याद रखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली द्वारा भारत की जो मृदा है उसको 8 भागों में विभाजित किया गया है। तो ICAR ने भारत की मृदा को 8 भागों में विभाजित किया है। क्षेत्रफल के आधार पर मिट्टियों का क्रम निम्नलिखित है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो सबसे पहले है। तो जलोढ़ मिट्टी है, फिर लाल या पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, वनीय मिट्टी, मरुस्थली या लवड़ी मिट्टी, उसके बाद पीट या दलदल मिट्टी। तो ये 8 भागों में विभाजित किया है ICAR ने भारत की मिट्टियों को, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो आपके क्षेत्रफल में पाई जाती है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। अब एक बात ये ध्यान देखिए कि जलोढ़, लाल, काली और लैटेराइट मिट्टी जो है इसको जो है हम मुख्य मृदा या मेजर सॉइल कहते हैं। इसके अलावा जो पर्वतीय, वनीय, मरुस्थलीय और पीट मृदा है इसको हम गौड़ मृदा या फिर माइनर सॉइल कहा जाता है, ठीक है। तो जलोढ़, लाल, काली और लैटेराइट क्या है? आपकी मेजर सॉइल है, मुख्य मृदा है। तो आइए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो सबसे अधिक उपजाऊ कौन है? तो जलोढ़ मृदा, याद रखेंगे जरूर। ये नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बने होते हैं। तो नदियों द्वारा जो अवसाद लेके आए जाते हैं उनके द्वारा अनेक प्रकार की मिट्टियाँ आई जाती हैं, उनका निक्षेपण एक जगह पे होता है, उससे जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी को कछारी मृदा का नाम भी दिया जाता है। ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है लेकिन आप इसमें भी याद रखेंगे। तो जलोढ़ मृदा को ही कछारी मृदा भी कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा में जल को धारण करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, इसीलिए इस मिट्टी में नमी बनी रहती है और नमी बने रहने के कारण ही इसमें चावल, गन्ना, गेहूं और सब्जी आदि की फसल अधिक मात्रा में की जाती है। आपको बताया गया था कि गन्ना सबसे अधिक सिंचाई प्राप्त करने वाली फसल है। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता किस फसल को होती है? गन्ना को, ठीक। तो अब आगे देखते हैं कि भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है, ये भी आप समझ रहे होंगे किस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तरी विशाल मैदान के बारे में आपको पढ़ाया गया है। उत्तरी जो विशाल मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ है। यह मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए मलबों के जमाव से निर्मित है, ठीक है ना। अभी आपको बताया गया नदियों के द्वारा जो निक्षेप अवसादों का निक्षेपण होता है उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये सब नदियाँ जो हैं ये अपने साथ जो मलबे लेके आती हैं उनका जो जमाव होता है उससे जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत है उनमें महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के जो डेल्टाई भाग हैं वहाँ पे भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो आपको पता होगा पूर्वी घाट साइड में, इधर साइड में आपकी ये सारी नदियाँ बहती हैं, तो इधर जो छोटा किनारे वाले एरिया हैं जहाँ पे डेल्टाई भाग हैं वहाँ पे जो है जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी नदियों के अपवाह क्षेत्रों, दोआब क्षेत्रों और डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसीलिए जलोढ़ मिट्टी को डेल्टाई मिट्टी भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी की 2 प्रकार हैं। ये 2 प्रकार आपको जरूर याद रखने हैं, ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पहली आपकी क्या है? तो पहली है आपकी खादर जलोढ़ मृदा। तो खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी के बारे में भी आपको बताया गया है। तो आप ये अंतर जरूर याद रखेंगे। हमेशा पूछा जाता है कि खादर जलोढ़ मृदा जो है ये नवीन जलोढ़ मृदा होती है। खादर कौन सी होती है? नई होती है, ठीक है। नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको खादर मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। यह नदी के तटीय क्षेत्रों के समीप पाई जाती है। नदियों के तटों के क्षेत्र, जो उसके आसपास के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है, उन उन जगहों पर जो है खादर या नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और ये भी याद रखेंगे कि जो खादर मृदा होती है ये सबसे ज़्यादा उर्वरक होती है। और एक बांगर जलोढ़ मृदा है जो कि प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है। तो बांगर जलोढ़ मृदा जो है वो प्राचीन और पुरानी मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। यह तटीय क्षेत्रों से काफ़ी दूर पाई जाती है और यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना कम होती है और ये जो है कम उर्वरक होती है। बांगर प्राचीन मिट्टी होती है, कम उर्वरक होती है और यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना नहीं होती है, तटीय क्षेत्रों से दूर होती है। खादर नवीन जलोढ़ मृदा होती है, तटीय क्षेत्रों के पास में पाई जाती है, यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना भी होती है
और यह अधिक उर्वरक होती है। ये दोनों अंतर आप जरूर याद रखेंगे, ये हमेशा पूछा जाता है आपका अगर मिट्टी आपके टॉपिक में है तो। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लाल और पीली मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से हुआ है। तो लाल मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है ये भी आपको याद रखना है, ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से। और जो लाल या पीली मिट्टी है ये पुरानी चट्टानों के टूटने से बनी है। तो पुरानी चट्टानें जब टूटती हैं तो उनसे जो है लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, लाल मिट्टी का जो रंग होता है, लाल रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो फेरस ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 की वजह से लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। ये लाल मिट्टी में Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इस वजह से ये मिट्टी लाल रंग की होती है। और जल की अधिकता होने पर इसका रंग पीला हो जाता है। जब लाल मिट्टी में जल की अधिकता हो जाती है, जल ज़्यादा हो जाता है तो ये पीले रंग का दिखाई देने लगता है, इसीलिए इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है ना। तो लाल मिट्टी जो है वो बुंदेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी जो है इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, बुंदेलखंड पठार। ठीक है, ये बुंदेलखंड पठार कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है आपका वो पठारी, जो बुंदेलखंड पठारी भाग है। उसके बाद छोटा नागपुर पठार हो गया, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में। लाल मिट्टी में देखो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो मोटे अनाज, मोटे अनाज में क्या क्या आ गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये मोटे अनाज। उसके बाद दलहन, तो दलहन में चना हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन, तो सोयाबीन भी आपका दलहन में आता है। उसके बाद तिलहन, तिलहन में कौन सी, तिलहन फसलें में सरसों, तिल, अलसी, मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबीन। तो ये आपके सोयाबीन जो है दलहन और तिलहन दोनों में है। तो ये जो दलहन, तिलहन और मोटे अनाज हैं ये लाल मिट्टी में प्रमुखता से उगाए जाते हैं। एक पॉइंट जरूर याद रखेंगे आप कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा पैदा होता है और मध्य प्रदेश को ही सोयाबीन राज्य कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपका काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी आपका ब्लैक सॉइल। तो काली मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। तो काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी की प्रक्रिया से निकले हुए लावा के जमाव से होता है। जो लावा जमती है ना, जब ज्वालामुखी प्रक्रिया से जो लावा निकलता है बाहर, मैग्मा जो बाहर निकलता है, तो मैग्मा अंदर होता है, बाहर निकलने के बाद उसे लावा के नाम से जानते हैं। तो लावा के जमाव से बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है और इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी का जो काला रंग है वो किसकी वजह से होता है, वो टिटेनी फेरस लवण की वजह से होता है। कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लावा के जमाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो लावा के जमाव से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, क्योंकि लावा के जमाव से बेसाल्ट चट्टानें बनेंगी और बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होगा। और काली मिट्टी का जो काला रंग होता है ये काले रंग की होती है। तो इसका काला रंग टिटेनी फेरस लवण की वजह से होता है। काली मिट्टी को हम रेगुर मृदा या कपासी मृदा भी कहते हैं। तो रेगुर मृदा और कपासी मृदा भी आप काली मिट्टी को कहते हैं। काली मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, इसको ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, इसे कम सिंचाई की आवश्यकता है क्योंकि यह मृदा नमी को रोक के रख सकती है। क्योंकि इस मृदा में जो कम सिंचाई की आवश्यकता है इसमें नमी जो है काफ़ी समय तक रहती है। अब देखते हैं हम काली मिट्टी में कपास, तंबाकू और खट्टे फल। काली मिट्टी में हम खट्टे फलों की खेती करते हैं, जैसे कि अंगूर हो गया, नाशपाती हो गया, मौसमी हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया। ये सब जो है मुख्यतः काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा उगती हैं। ठीक है ना। तो आप देखे होंगे कि ये अंगूर, आंवला ये सब कहाँ पे है, काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में इनकी खेती की जाती है। यह मिट्टी विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अधिकतर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन में आपको महाराष्ट्र मिलता है, तो आप महाराष्ट्र को तुरंत टिक करेंगे। ठीक है। काली मिट्टी मालवा पठार, दक्कन पठार, कर्नाटक पठार, छत्तीसगढ़ क्षेत्र, गुजरात, उड़ीसा के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ठीक, उसके अलावा देखिए काली मिट्टी में जल की अधिकता अगर हो जाए, मतलब कि जल अगर ज़्यादा हो जाए काली मिट्टी में, तो ये क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं। ठीक है, अगर जल जो है इसमें ज़्यादा हो गया काली मिट्टी में तो ये चिपचिपी हो जाएगी और सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें बन जाएंगी। और इसमें आपको याद क्या रखना है, इसीलिए काली मिट्टी को
स्वतः जुताई वाली मृदा या फिर स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। स्वतः जुताई वाली मृदा किसको बोलते हैं? तो काली मृदा को। या फिर स्वतः कृष्य मिट्टी किसको कहा जाता है? तो वो बोला जाता है काली मिट्टी को। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 चीज़ें आप जरूर याद रखेंगे, स्वतः जुताई वाली मृदा काली मिट्टी, या फिर आपसे लिखा रहेगा स्वतः कृष्य मिट्टी, इसका मतलब भी यही है, स्वतः जुताई वाली मृदा। तो ये भी आपका काली मिट्टी है। इसके अलावा आपका आ जाए चरनोजम मृदा किसको कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को ही चरनोजम मृदा कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। लेटेरा का अर्थ जो होता है वो होता है ईंट के समान कठोर। लेटेराइट मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा औसत से अधिक होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा जो है पाई जाती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी जो है वो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और मेघालय के क्षेत्रों में पाई जाती है। जो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में जो है सबसे ज़्यादा बरसात होती है, और मेघालय के मासिन राम में जानते ही हैं आप लोग कि वहाँ पर भी जो है बरसात होती है। तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और मेघालय वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। औसत से अधिक वर्षा होने की वजह से मिट्टी में जो मुलायम परतें होती हैं इनका अपर्दन हो जाता है। अपर्दन का मतलब वो मिट्टी की वो परतें जो है, ऊपरी परतें कट जाती हैं, जिससे नीचे की जो कठोर परत होती है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है ना, उसकी जो मुलायम परत होती है ऊपर की वो कट जाती है ज़्यादा वर्षा की वजह से, और ये जो कठोर परतें होती हैं यही आपकी लेटेराइट मृदा कही जाती हैं। तो इस मिट्टी में देखिए किसकी जो खेती जो है मुख्यतः की जाती है, तो चाय, काफ़ी, काजू और मसाले जो है लेटेराइट मृदा में मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। तो मसालों का उत्पादन आप जानते हैं पश्चिमी घाट में होता है, तो पश्चिमी घाट में भी वर्षा ज़्यादा होती है, यहाँ पे भी लेटेराइट मृदा पाई जा रही है। चाय भी आपका जो है मेघालय वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है ना, काजू, मसाले, काफ़ी जो है ये सब आपके जो है लेटेराइट मृदा में उगाए जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग पर्वतीय मृदा के बारे में। तो पर्वतीय मृदा क्या है? पर्वतीय मिट्टी पर्वतों और पहाड़ी भागों में पाई जाती है। तो ठीक है, सीधा सीधा आप जानिए, पर्वतीय मिट्टी पर्वतों और पहाड़ी भागों में पाई जाती है। यह मृदा ढालों पर पतली परत के रूप में होती है। जब यहाँ पे पहाड़ों पर जो ढाल होते हैं वहाँ पर तो ये पतली परत के रूप में होती है, लेकिन पर्वतों पर और घाटियों में जो है, जो घाटी बन जाते हैं वहाँ पर इसकी जो है मृदा की मोटाई अधिक हो जाती है। ठीक है ना, तो इसकी घाटियों में जो है मोटाई अधिक हो जाती है, लेकिन ढालों पर ये पतली परत के रूप में होती है। इस मृदा पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो पर्वतीय मृदा पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं, और कहीं कहीं सीढ़ीदार खेतों में खेती भी की जाती है। तो आप जानते ही हैं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती होती है, तो पर्वतीय मृदा में भी कहीं कहीं जो है सीढ़ीदार खेतों में खेती की जाती है। अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लेटेराइट मृदा ही पाई जाती है। ठीक है ना, वहाँ पे भी ऊंचाई की वजह से क्या होता है कि बरसात की मात्रा जो है टकरा के वर्षा की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से वहाँ पर भी अधिकतर क्षेत्रों में लेटराइट मृदा ही पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में। अब हम देखेंगे वनीय मृदा के बारे में। तो वनीय मिट्टी जो है वनों में पाई जाती है। वनीय मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है। ह्यूमस क्या होता है? तो ह्यूमस होता है आपका पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीवों के सड़े गले भाग को ह्यूमस कहते हैं। तो वनीय मृदा में क्या अभी आपको बताया गया कि वनों में पाई जाती है, तो वनों में आपके पेड़ पौधे भी होते हैं, वहाँ की पत्तियाँ गिरती हैं, वहाँ पे जानवर मरते हैं, तो ज़मीन पर ही सब पड़ते हैं, तो वो जो है सब गल के ह्यूमस के रूप में परिवर्तित हो जाती है, सड़गल के रूप। ठीक है ना, और ह्यूमस का जो प्रयोग है वो जैविक खाद के रूप में किया जाता है। तो वनीय मृदा वनों में पाई जाती है। ठीक, अब हम देखेंगे मरुस्थलीय मृदा, जो कि आपकी अगली मृदा है। तो ये मृदा आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, और यह मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा है? मरुस्थलीय मृदा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा थी? लेटेराइट मृदा। ठीक है ना, यहाँ पर कटीली वनस्पतियों का विकास होता है। तो अगर पानी कम बरसेगा तो कटीली वनस्पतियाँ तो होंगी ही। ठीक, मरुस्थलीय मिट्टी में सिलिका की मात्रा होने से सिलिकेट लवणों का निर्माण हो जाता है। तो मरुस्थलीय मिट्टी में किसकी मात्रा होती है? सिलिका की मात्रा होती है, जिसकी वजह से सिलिकेट लवणों का निर्माण हो जाता है। ठीक, भारत के जो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, भारत में राजस्थान का पश्चिमी भाग और गुजरात के कुछ भागों में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें खेती नहीं होती। तो मरुस्थलीय मिट्टी को जो है सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो मरुस्थलीय मृदा को सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। वर्तमान में जो इंदिरा गांधी नहर है
उससे सिंचाई करके पश्चिमी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। तो किससे? पश्चिमी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन इंदिरा गांधी नगर नहर से सिंचाई करके किया जा रहा है। और यह मिट्टी रेतीली और नमकीन होती है। इसे क्या बोलते हैं? लवणीय मृदा भी को बोलते हैं। मरुस्थलीय मृदा को लवणीय मृदा भी बोलते हैं। भारत में लवणीय मृदा का क्षेत्रफल, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो किस राज्य में है? तो गुजरात में है। ठीक है ना। तो लवणीय मृदा का जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ पे पाया जाता है? तो ये आपके गुजरात क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, राजस्थान के पश्चिमी भाग और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में मैंने बताया कि आपको मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। अब हम देखेंगे पीट या दलदल मृदा। तो पीट मृदा ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर लंबे समय से जल एकत्रित हो। ठीक है, तो लंबे समय से जल एकत्रित रहेगा तो इस वजह से क्या होता है कि मिट्टी में तो एक निश्चित समय तक ही जल को अवशोषित करती है। ठीक है, लगातार तो अवशोषित करेगी नहीं जल को, लेकिन कुछ समय बाद जो मृदा होती है वो जल में घुलने लग जाती है। तो कुछ समय तक तो वो जल को अवशोषित करती है, लेकिन उसके बाद वो जल में जो है घुलने लग जाती है मिट्टी, अगर लंबे समय तक जल एकत्रित है तो। और इसी को जो ही दलदल या पीट मृदा कहा जाता है। जब जो है अधिक जल होने से मिट्टी जो है उसमें घुलने लग जाती है तो उसे दलदल या पीट मृदा कहते हैं। अब देखिए एक पॉइंट और यहाँ पे नीचे आपका कौन सा दिया गया है कि मृदा का जो कटाव होता है, कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को बोलते हैं मृदा अपरदन। ठीक है ना। मृदा अपरदन आपका वायु से भी हो सकता है और जल से भी हो सकता है। हवाओं से भी मिट्टी एक जगह से उड़ के दूसरी जगह तक जाती है, और जल से तो आप जानते हैं नदियों से मिट्टी एक जगह से कट के दूसरी जगह पे जाती है, उसे बोलते हैं मृदा अपरदन। और इससे जो है मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। ठीक है ना। उसकी ऊपरी परत उड़ जाती है या फिर ऊपरी परत पानी की वजह से कट जाएगी तो वो कम उपजाऊ हो जाती है। और मृदा अपरदन को रोकने के लिए और उसके उपजाऊपन को बनाए रखना ही क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है मृदा का संरक्षण। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकना यानी कि मिट्टी ना कटे, और उसके उपजाऊपन को बनाए रखना क्या है? मृदा संरक्षण। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए इसको। ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।